दुनिया बदल चुकी है। अब हर इंसान उसी जानवर में बदल रहा है जो उसने आखिरी बार खाया था। किसी ने ब्लैक मैम्बा निगल लिया और रातों रात ब्लैक ड्रैगन बन गया, जिसकी ताकत आसमान छू रही थी। किसी ने बीफ नूडल्स खाए और वो बैल जैसे राक्षस में बदल गया, जिसमें हैरान कर देने वाली ताकत थी। और मैंने केएफसी मंगाई थी और चिकन हेड बन गया। मेरे अंदर बस बांग देने और बेवकूफी भरे डांस करने की ताकत आई, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं चली। इस जानवरों वाले अपकलिप्स में मैं बहुत बुरी तरह मरा, लेकिन फिर मैंने आंखें खोल दी। मैं दोबारा जन्म ले चुका था। 28 अगस्त। 20 ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने से ठीक 3 दिन पहले, पिछली जिंदगी में 1 सितंबर की शाम 6:07 बजे सूरज और चांद दोनों खून जैसे लाल हो गए थे। अपकलिप्स एक ऐसे डरावने नजारे के साथ आया था जिसने हर किसी की रूह तक जमा दी थी। तब मैंने उसी दिन 2 बार केएफसी खा ली थी। याद आते ही पेट मचलने लगता है। चिकन हेड बनकर मैं उस हाहाकार में ज्यादा देर टिक ही नहीं पाया। लोगों को समझ ही नहीं आया था कि हो क्या रहा है। उन्हें बस इतना पता था कि वे उसी जानवर में बदल रहे थे जो उन्होंने आखिरी बार खाया था। और अगर किसी ने उस दिन कई जानवर खाए हों, तो उनके कई गुण एक साथ मिलने का चांस भी था। यह सोचते ही मेरे दिमाग में अनगिनत आइडियाज उमड़ पड़े। पैंगोलिन की डिफेंस, आउल की नाइट विजन, डॉल्फिन की एकोलोकेशन और वुल्फ की तीखी सेंसेस। इस बार मैं बीस्ट किंग बनूंगा। लेकिन मेरी सारी जमापूंजी दादाजी के हॉस्पिटल बिल्स में चली गई थी। कबाड़ बेच बेचकर मैं बस $3000 ही बचा पाया था। ये बिल्कुल काफी नहीं था, इसलिए मैं जितने ऑनलाइन लोन मिल सकते थे सब थोकने लगा। एल्गोरिदम्स जानते थे कि मैं एक गरीब अनाथ हूँ और उन्हें डर था कि मैं पैसे वापस नहीं कर पाऊंगा। 50,000 मेरी आखिरी लिमिट थी, लेकिन अभी के लिए वही काफी था। मैंने तुरंत शॉपिंग लिस्ट बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले आउल जरूरी था। उसकी नाइट विजन ही नहीं, उसकी हियरिंग भी कमाल की होती है। फिर एक 800 वोल्ट इलेक्ट्रिक ईल, सीधा सीधा छोटा थॉर समझो। ताकत के लिए मैं बुलेट एंड्स का पूरा बैच लेने वाला था। फिर डिफेंस के लिए पैंगोलिन, क्रोकोडाइल, टर्टल। इनमें से एक भी छोड़ा नहीं जा सकता था। ओह हाँ, मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था, वो चीज। टार्डिग्रेड को उस जीव के नाम से जाना जाता है जो सूरज फटने तक नहीं मरता। वे किसी भी हद की एक्सट्रीम कंडीशन झेल सकते हैं। उबाल दो, कुचल दो, स्पेस में फेंक दो, फिर भी बच जाते हैं। भारी न्यूक्लियर रेडिएशन भी उन पर असर नहीं करती। अगर मुझे ये एबिलिटी मिल गई तो मैं प्रैक्टिकली अजेय हो जाऊंगा। मुझे पता था टार्डिग्रेड को अल्ट्रावायलेट लाइट से डर लगता है, इसलिए मैंने फौरन प्लान बनाया। मैं मॉस को बेट और ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करूंगा, फिर यूवी लाइट से उन्हें खत्म कर दूंगा। तैयारी करते करते मुझे अचानक एक गेको दिख गया। इसमें रिजेनरेशन एबिलिटी होती है। अगर इसे टार्डिग्रेड की इमॉर्टैलिटी और सैलमांडर की रिकवरी के साथ मिला दिया तो ये अल्टीमेट कॉम्बो बन जाएगा। इसके बाद मैं स्कूल लैब गया और वहां से माइक्रोस्कोप चुरा लाया। लेंस के नीचे मोटे मोटे टार्डिग्रेड तो बड़े लजीज लग रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर करीब 50 ही थे, और वो भी इतने छोटे कि मुझे सैकड़ों चाहिए थे। टाइम कम था, इसलिए मैंने सबसे पहले ऑनलाइन एक एंट कलेक्टर से कांटेक्ट किया। जैसे ही मैंने बुलेट एंड्स देखी, मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने तुरंत 50 ऑर्डर कर दिए और सेलर भी दंग रह गया। हर एक की कीमत $400 थी। 50 का मतलब $20,000। मैंने बिना झिझक पैसे ट्रांसफर कर दिए। साथ ही मैंने कुछ डेड एंड्स भी खरीद ली। फिर 2 बीटल्स ने मेरा ध्यान खींचा। सेला ने बताया, ये अमेरिका से आए आयरन क्लैड बीटल्स हैं। इन पर चाहे कितनी जोर से पैर रखो या कार चढ़ा दो, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। इनका एक्सोस्केलेटन इतना मजबूत होता है कि अपने वजन से लगभग 40,000 गुना ज्यादा दबाव झेल सकता है। मेरी दिलचस्पी फिर बढ़ गई। पिछली जिंदगी में जो आयरन बीस्ट सब पर छा गए थे, शायद उनकी शुरुआत इन्हीं से हुई होगी। लालची डीलर दोनों के 18,000 मांग रहा था। बहुत मोलभाव के बाद मैंने उसे 15,000 पर राजी कर लिया। फिर मैंने पूछा कि क्या उसे कोई इलेक्ट्रिक ईल बेचने वाला पता है। उसने कुछ कॉल्स की और कहा, एक ईल डीलर तो है। मैंने बिना हिचक एक पर और 10,000 उड़ा दिए। डीलर को लगा जैसे उसका जैकपॉट लग गया हो और वो मुझे बेवकूफ समझकर हंस रहा था।
लेकिन मेरे चेहरे पर गंभीरता बनी रही। अपोकलिप्स आने वाला था। उस वक्त पैसा बस रद्दी कागज था। अब बस एक आउल चाहिए था। रात में देखने की ताकत नहीं होगी तो रात मेरे लिए सीधा नर्क बन जाती। इसलिए मैं पागलों की तरह बर्ड मार्केट खंगालता रहा। आखिरकार मुझे आखिरी एक पीस मिला। मैंने $3000 बिना सोचे दे दिए। अब मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार थे। मैं तुरंत इन मुश्किल से जुटाए गए सामान को प्रोसेस करने में लग गया। एक्सपर्ट्स के हिसाब से लोगों में 20 ट्रांसफॉर्मेशन के गुण उन जानवरों से जुड़ते हैं जिन्हें उन्होंने खाया था, क्योंकि बचा हुआ मांस शरीर के अंदर एनर्जी छोड़ता है। जब वो एनर्जी फैलती है तो भारी बदलाव लाती है। दोबारा जन्म लेने के बाद भी मैं अभी तक 20 ट्रांसफॉर्मेशन की असली वजह समझ नहीं पाया था। आखिरी दिन मैंने सबसे पहले अपने प्यारे टार्डिग्रेड्स को चेक किया। बैलेंस देखा तो $6000 बचे थे। मैं ब्लैकस्मिथ की दुकान पर गया और हथियार के लिए एक स्लेजहैमर चुना। मैंने कुछ क्रोकोडाइल मीट खरीदा। सैलामांडर को देखते ही मुझे लगा इमॉर्टैलिटी का टिकट तो यही है। तभी मिस रिवेरा का मैसेज आया, क्या माइक्रोस्कोप मैंने स्कूल से लिया है। लगता है मैंने स्कूल की सर्विलेंस को कम समझ लिया था, लेकिन मेरे भीतर अब कुछ खास हिलता नहीं था। कई दिनों से मैं स्कूल गया ही नहीं था। दादाजी के मरने के बाद मेरी पढ़ाई में पूरी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। फिर भी दोस्तों की फिक्र देखकर मैंने सोचा, आज उन्हें एक आखिरी बार खाना खिलाता हूँ। मिस रिवेरा बहुत परेशान थी। उसने फोन करके मेरा हाल पूछा। उसकी आवाज सुनते ही मेरे भीतर अजीब सी फीलिंग्स उठी। पिछली जिंदगी में यही नरमदिल और खूबसूरत टीचर अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए खुद ढाल बन गई थी, और वही उसकी ट्रेजेडी बन गई। तब उसने पोक खाया था और पिगफेस में बदल गई थी। ये सोचते ही मैं उस पर लगभग चिल्ला पड़ा, पोक मत खाना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। वो उलझ गई। मैंने बहाना बना दिया कि स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू फैला हुआ है। उसे वार्निंग देने के बाद मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स पकाने शुरू कर दिए। मैंने एंड्स को उबालकर चॉकलेट में मिला दिया। वो हार्ट बीटर्स ओवन में डाल दिए जब तक वे कुरकुरे न हो जाएं। इन सब अजीब इंग्रेडिएंट्स को मैंने किसी प्रॉपर मील जैसा बना दिया। लेकिन मैं खुद खाने की जल्दी में नहीं था, बल्कि मैं एक रेस्टोरेंट गया और ब्रेस्ड रैबिट हेड की 7 प्लेट्स ऑर्डर कर दी। रैबिट की एजिलिटी और नाइट विजन के साथ मेरे दोस्तों के बचने के चांसेस बढ़ जाते। मेरे क्लासमेट्स मेरे ड्रॉप आउट होने को लेकर परेशान थे। मिस रिवेरा तो खास तौर पर बहुत उदास लग रही थी, लेकिन मेरे जोर देने पर सबने मनाना छोड़ दिया और आखिरी बार साथ बैठकर खाने लगे। पिछली जिंदगी में हम में से ज्यादातर मर गए थे। एक तरह से देखा जाए तो ये सच में हमारा आखिरी गुड बाय था। चलो सब लोग शुरू करो, इतना भारी मत बनाओ माहौल। मेरी अरेंजमेंट के मुताबिक सबने रैबिट खाया। आखिर में मैंने एंट मिक्स्ड चॉकलेट डेजर्ट के तौर पर दी। अब मेरे दोस्त कम से कम खुद को बचा सकेंगे। 2 घंटे बचे थे। अब मेरी दावत का समय था। चलो शुरू करते हैं। रिजनरेशन के लिए मुझे ये सब निगलना ही था, चाहे कितना भी घिनौना क्यों न हो। ये उल्टी लाने वाला खाना किसी तरह गटकने के बाद मैं पूरी तरह चूर हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन में अभी 1 घंटा बाकी था, लेकिन मेरा पेट फटने जैसा दर्द कर रहा था। पिछली जिंदगी में सबको 3 बजे के बाद दर्द महसूस होना शुरू हुआ था। अभी ये डिजास्टर नहीं था, सीधा फूड पॉइजनिंग था। इतनी प्लानिंग के बाद भी मैं ये सोचना भूल गया कि ये सब खाकर पेट का क्या होगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा और टिक गया और रिजनरेशन मिल गई तो मैं बच जाऊंगा। जैसे जैसे वक्त रेंगता रहा और दर्द बढ़ता गया, सूरज खून जैसा लाल हो गया। बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह डिजास्टर आ चुका था। दर्द भी ठीक उसी वक्त फूटा। मेरी चीखों के बीच शरीर का हर हिस्सा किसी डरावने तरीके से बदलने लगा। जब मैं बेहोशी से उठा, दर्द गायब था, लेकिन मेरे शरीर की हर सेल फट भी रही थी और फिर नए सिरे से बन भी रही थी। मेरी पीठ में झटके उठ रहे थे, हाथ पैरों की नसें फूलकर बाहर आने लगी थी। मेरी 5 सेंसेस धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उस धुंध में मुझे दादाजी का चेहरा तक दिखा। क्या मैं सच में दोबारा जन्म लेने के बाद भी स्टार्टिंग लाइन पर ही मरने वाला हूँ? उधर पूरी दुनिया में भूचाल आ चुका था। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वे मॉन्स्टर्स बन गए हैं। दुनिया पूरी तरह केओस में डूब गई। मिस रिवेरा जागी तो देखा कि उसके चेहरे पर रैबिट फर उग आई है।
कहीं नीचे से जैसे धरती फाड़ देने वाली दहाड़ उठी। फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ। धुआं तेजी से कमरे में भरने लगा और ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो गया। ऊपर से पानी बारिश की तरह बरसने लगा। 810007 20 400 0007 25 780। मेरी शक्ल में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, लेकिन पानी लगते ही मेरी मांसपेशियां आमों की तरह सख्त हो गईं। चेहरे पर मछली जैसी फिन्स कभी उभरती, कभी गायब हो जाती। टार्डिग्रेड की इमॉर्टैलिटी ने मुझे मौत के मुंह से खींच लिया था। इस वक्त मेरी नजर और सुनने की ताकत दोनों ही बेहद तेज हो चुकी थी। भूख इतनी भयानक थी कि मैं बिस्तर के पास पड़े सारे स्नैक्स पर टूट पड़ा। शरीर पूरी तरह खाली खाली लग रहा था, और फिर भी मेरा अभी कमजोर दिखता शरीर टाइटेनियम डोर फ्रेम को कागज की तरह फाड़ सकता था। बुलेटेंस की ताकत कमाल की थी। अब मैं इलेक्ट्रिक ईल वाली एबिलिटी आजमाने के लिए बेताब था, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करूं, कोई करंट ही नहीं निकला। तभी बाहर हॉलवे में आग भड़क उठी। आग मामूली नहीं थी, वो फ्लैशओवर स्टेज तक पहुंच चुकी थी। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर झांका, और सामने बस आग का समंदर था। हवा तक जल रही थी। मैं 16वीं मंजिल से कूदने के बारे में सोच ही रहा था कि मैंने स्काईलाइट तोड़ डाली, और तभी मुझे अपने शरीर की मांसपेशियां गरजती हुई सुनाई दी। अब दांव लगाने का वक्त था। मैंने छलांग लगा दी, और ठीक आखिरी पल में मेरी पीठ से ब्लेड जैसी पंख फूट निकली। मैं एक विशाल शिकारी पक्षी की तरह हवा में उड़ गया। कमाल है, ये तो पागलपन है। इस जन्म में आसमान भी मेरा है और जमीन भी। मैं उतरने के लिए खुली जगह ढूंढता हूँ और नीचे की हालत देखने लगता हूँ। लोग मुझे देखकर सुन्न रह गए थे। मेरी फॉर्म इतनी खतरनाक लग रही थी, जैसे चलता फिरता बैटल मच हूँ। क्या ये भी ट्रांसफॉर्म हुआ है? ये इतना कूल क्यों लग रहा है? इसके सामने तो मेरे विंग्स चिकन विंग्स लग रहे हैं। ये सुनकर मैंने अपने पंख समेट लिए। उड़ने में जो भयानक एनर्जी लगी थी, उससे मेरी सांस फूल रही थी। मुझे तुरंत हाई एनर्जी फूड चाहिए था। उधर शहर के दूसरे कोने में ज्यादा ताकतवर बीस्ट ह्यूमंस कमजोरों का कत्ल कर रहे थे। म्यूटेंट एनिमल्स अकेले पड़े लोगों पर टूट रहे थे। मैं स्लेजहैमर उठाकर एक सुपरमार्केट की तरफ चल पड़ा। मेरे सामने खड़ा मोटा पिगफेस मुझे घूर रहा था। बाहर हर तरफ अफरा तफरी मची है, और तू ऐसा कैसे दिख रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ से रोस्टेड डक छीनी और पागलों की तरह खाने लगा। ये देखकर पिगफेस आग बबूला हो गया। मरना है क्या? मेरा खाना छीन रहा है। उसने मुझ पर मुक्का चलाया, लेकिन मैंने उसकी गोल पेट पर एक किक मारी। वो कई फीट दूर जा गिरा। इतना खाने के बाद भी उसे अपनी औकात समझ नहीं आई, और वो मुझे मार डालने की धमकी देता रहा। उसकी हत्या की नीयत महसूस होते ही मेरे शरीर की ताकत फट पड़ी। सर पर बीटल जैसे सींग उगाए। तभी पिगफेस को समझ आया कि मैं बेहद खतरनाक मॉन्स्टर हूँ, और वो दया की भीख मांगने लगा। लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था। नर्वस मत हो, ये तो बस जरूरी डेटा कलेक्शन है। मैंने एक ही हैमर ब्लो में उसका काम तमाम कर दिया। फिर मैंने उसका पेट चीरकर बीस्ट को निकाला। एनर्जी प्योरिटी कम लग रही थी, फिर भी मैंने बिना रुके उसे निगल लिया। इस अपोकैलिप्स में बस स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करेंगे। पिगफेस से निपटने के बाद मैं सुपरमार्केट में जमकर खाया पिया। निकलने से पहले कुछ फूड पैक्स साथ भी भर लिए। अभी मुझे अपनी एनर्जी फालतू नहीं उड़ानी थी। 30% स्ट्रेंथ मेंटेन करना काफी था। मुझे वॉचशॉप तोड़ते देखकर बाकी लोग भी लूट करने लगे। लेकिन मैं जानता था कि इस अपोकैलिप्स में गोल्ड बहुत जल्द कंप्रेस्ड बिस्किट से भी सस्ता हो जाएगा। 1 महीने के भीतर इनमें से आधे लोग भूख, आपसी लड़ाई या किसी और के फूड सप्लाई बनकर मर जाएंगे। तभी मुझे मिस रिवेरा का मैसेज आया। वो बहुत परेशान थी। अपोकैलिप्स में जू के जानवर बेहद खतरनाक हो चुके थे। मैं दूर से उन्हें देखता रहा, मारने के मौके की तलाश में। यहाँ के बीस्ट कोर्स सड़कों वाले कोर्स से कहीं बेहतर होने वाले थे। टाइटन टाइगर पहली बार डिजास्टर के 5वें दिन प्रकट हुआ था। उसने सब कुछ रौंद दिया और पागलों की तरह इंसानों का शिकार किया। लोग उसके सामने कुछ भी नहीं थे। यहाँ तक कि फायर आर्म्स भी उसे नहीं रोक पाए थे। बस 2 महीने में 30-30 फुट ऊंचे बीस्ट शहर में घूम रहे थे। इस बार
मैं उन्हें जागने से पहले ही खत्म कर दूंगा। तभी जंगल में मुझे एक बूढ़ा आदमी मदद के लिए चिल्लाता दिखा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या जानवर म्यूटेट होकर बाहर निकल आए? टाइगर्स अभी भी अंदर हैं। ये सुनते ही मैंने टारगेट लॉक कर लिया और चेनलिंक फेंस फाड़कर भीतर घुस गया। एक म्यूटेटेड वुल्फमैन सीधे मुझ पर झपटा, लेकिन मैंने एक ही हैमर ब्लो में उसे उड़ा दिया। पीछे से एक दांतों वाला मंकी मुझ पर टूट पड़ा और मुझे मुक्के मारने लगा, लेकिन मेरे शरीर पर खरोंच तक नहीं आई। चुपके से वार करेगा? मैंने उसे जमीन पर दे मारा। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा जू म्यूटेटेड मंकी से भरा था। बस ट्रैश मॉब्स। मैं एक एक करके सबको पटकता गया, हर हैमर स्ट्राइक के साथ एक गिरता गया। और भी मूर्खों की तरह मुझ पर टूटी, लेकिन कोई एक वार भी नहीं झेल पाया। कुछ ही देर में मैंने ढेर सारे बीस्ट को इकट्ठा कर लिए। क्वालिटी भी अच्छी थी और उनकी ताकत मुझे सूट कर रही थी। उन्हें अब्सॉर्ब करते ही मेरी टेलबोन के पास अजीब एनर्जी दौड़ गई। क्या ये टेल निकलने की शुरुआत है? मैंने पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की। पूंछ होना तो पक्की कमजोरी बन जाती। पसीने से तर होकर मैंने आखिर उसे दबा दिया। इस वक्त मेरे शरीर में एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ पीछे छूट रही थी। आग को आग से ही काटना होगा, शायद दिमाग खाकर कंट्रोल बेहतर हो जाए। तभी मेरी नजर पड़ी, एक व्हाइट टाइगर और जायंट हनी बैजर लड़ रहे थे। उन बीस्ट कोर्स को निगलने के बाद मेरी कंप्लीट फॉर्म अनलॉक हो चुकी थी। बिजली की चटक के साथ मैंने हनी बैजर को एक किक मारकर दूर फेंक दिया। उसके वार से आई खरोचे तुरंत भर गईं। कमाल! अगली किक ने उसे पूरी तरह लाचार कर दिया। फिर मैंने जू के बीचों बीच बारबेक्यू शुरू कर दी। जैसा सोचा था, मांस की खुशबू ने वुल्फ पैक को खींच लिया। वे पागलों की तरह मुझ पर टूटे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे छुआ, वे करंट खाकर जल उठे। खाते खाते मेरे शरीर में टेल भी निकल आई, मगर वो बोझ नहीं थी। जब तुम खुद चलकर आ ही गए हो, तो अब जाने की मत सोचना। वार्म अप खत्म। मैं वुल्फ पैक पर टूट पड़ा। वे दरिंदे मेरे सामने एक मूव भी नहीं टिक पाए। चलो, बीस्ट ह्यूमन स्किन की डिफेंस लिमिट भी टेस्ट कर लेते हैं। तेज दर्द ने मेरे शरीर का डिफेंसिव रिफ्लेक्स जगा दिया और पूरे बदन से हाई वोल्टेज करंट फूट पड़ी। 2 ग्रे वुल्व्स उसी पल करारे होकर गिर पड़े, बाहर से खस्ता, अंदर से नरम। मेरी मौजूदा हालत में साधारण म्यूटेंट बीस्ट्स अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं थे। साथ ही मैंने काफी बीस्ट कोर्स भी बटोर लिए थे। अगर मैं अल्टीमेट फॉर्म तक पहुंच गया, तो ये लोग मेरी स्किन को खरोंच तक नहीं पाएंगे। मैंने मैसेजेस चेक किए। सब दोस्त मुझे थैंक यू कह रहे थे। अच्छा हुआ तुमने हमें वो फीस्ट खिलाई। मिस रिवेरा बता रही थी कि बाहर टोटल केओस है। खाना जमा करो, छिप जाओ और रेस्क्यू का इंतजार करो। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि ये सोच कितनी मासूम है। अपोकलिप्स का पहला नियम है कि यहाँ कोई नियम नहीं है। मंकी ब्रेन्स खाने के बाद मेरा कंट्रोल सच में बेहतर हुआ। अब मैं हल्का हल्का अपने शरीर की हालत समझ पा रहा था। फ्रेमवर्क बन चुका था। अब अगला स्टेप था अपनी कमजोरियां सुधारना। टाइम चेक करके मैं जंगल के और भीतर चला गया। तभी मेरे दोस्त का हेल्प वाला मैसेज आया और मैंने तय किया कि उसे रास्ता दिखा दूं। ताकत का एक ही रास्ता है, कत्ल। और यही करप्शन की शुरुआत भी है। ये सुनकर मेरे दोस्त ने भी रिस्क लेने का फैसला किया। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि म्यूटेंट जानवरों को खाकर सच में ताकत बढ़ती है। अब लौटने का रास्ता नहीं था। जिंदा रहने के लिए उन्होंने भी आखिरकार शिकार शुरू कर दिया। जंगल में मुझे अचानक अजीब आवाजें सुनाई दी। एक जायंट हॉर्सफ्लाई राइनो का खून चूस रही थी। इस चीज की रिसर्च वैल्यू शायद बीस्ट कोर से भी ज्यादा थी। आंख झपकते ही उसने पूरा राइनो निचोड़ डाला। इस क्रीचर में साइज एक्सपेंशन और कंपाउंड आइज दोनों थे। इसे संभालना ट्रिकी होने वाला था। इसे मारने का मुझे बस एक ही मौका मिल सकता था। मैं चुपचाप लेट गया और अपनी सफेद गर्दन खुली छोड़ दी। ये लाइफ एनर्जी के लिए बहुत सेंसिटिव था। जल्द ही वो घिनौनी चीज मेरी तरफ खिंच आई। उसी पल मैंने अचानक आंखें खोल दी और उसकी हर हरकत पर नजर जमा दी। फिर मैंने उसके पतले काले पैर पकड़ लिए, उसे जमीन पर पटका और बेलों से कसकर बांध दिया। तूने राइनो तक का खून चूस लिया। मैं उसे तुरंत उस व्हाइट टाइगर के पास ले गया जिसे मैं पहले ही मार चुका था। मैं उसकी खूनी थैली को बड़ा होते देखता रहा और रोमांच से भर उठा। जब फसल पक जाए तो हार्वेस्ट का समय हो जाता है। मुझे दोष मत देना।
अपोकलिप्स का कानून यही है। मैंने हॉर्स फ्लाई का सिर धड़ से अलग कर दिया और मनचाहा हाई क्वालिटी बीस्ट कोर पा लिया। उसे निगलते ही मेरी टेल पर एक सख्त जहरीला स्टिंगर उगाया। मैंने हॉर्स फ्लाई की ब्लड ड्रेनिंग एबिलिटी इनहेरिट कर ली थी। ये एहसास कमाल का था। अब मुझे खून मुंह में भरने की जरूरत नहीं थी, फिर भी एनर्जी मिल रही थी। कमाल है। अब यहाँ जो कुछ है सब समेटना पड़ेगा। मेरे दोस्त अब मुझे देखकर कमेंट्स कर रहे थे, क्या बड़ा पक्षी है, काश हमारे भी विंग्स होते। कुछ देर बाद वे जू पहुंच गए। चारों तरफ मंकी कॉर्प्सेस पड़े थे, ब्रेन निकाले गए थे, खून सूख चुका था। ये किसी टीम का काम लग रहा था। उन्हें सबसे ज्यादा शौक तो तब लगा जब टाइगर का खून भी निचोड़ा हुआ मिला। क्या कोई वैम्पायर है? मैं हवा में उड़ते उड़ते छींक पड़ा। अभी अभी मैं जू से एक बेबी पांगा उठा लाया था। मैंने उसे बीस्ट कोर खिलाकर देखा। हैरानी की बात यह थी कि उसका नंगा सा शरीर तुरंत ब्लैक एंड व्हाइट फर से ढक गया। मैं सोच में पड़ गया। टाइगर का बीस्ट कोर एब्जॉर्ब करने के बाद भी न बर्ड ट्रेट न फीलाइन ट्रेट। क्या पांगा की जीन्स ज्यादा डोमिनेंट है? खैर, जो भी हो, उम्मीद है तू मुझे अच्छा सरप्राइज देगा, वरना तेरा हश्र उस हॉर्स फ्लाई से बेहतर नहीं होगा। पहले मोटा करूंगा, फिर काट दूंगा। मैं उसे पीठ पर लाद कर उड़ चला। अगला टारगेट था डॉन से पहले प्रोविंशियल कैपिटल का जू साफ करना। दोस्त का मैसेज आया कि उसने म्यूटेंट डॉग मार गिराया है, तो मुझे थोड़ी राहत मिली। हाई स्पीड फ्लाइट के साथ मैं मिनटों में कैपिटल जू पहुंच गया। एनक्लोजर्स बर्बाद हो चुके थे। जमीन पर जायंट बेयर को कोई रोक नहीं पा रहा था। सैनिक जायंट टाइगर से भी नहीं निपट पा रहे थे। लेकिन मेरे लिए ये तो अच्छी खबर थी। ये जायंट बेयर अगर छोड़ दिया गया तो और बढ़ेगा और टाइटन टाइगर से भी बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। वो हर चीज तोड़ता कुचलता घूम रहा था। सोल्जर्स बेबस थे। ये देखकर मैं निडर होकर उसके सिर के ऊपर चक्कर लगाने लगा। फिर एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक करंट सीधी उसके आर पार चली गई। काम अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने जायंट बेयर को पकड़कर हवा में उठाया और फिर पूरी ताकत से नीचे दे मारा। धूल बैठने तक उसकी जान जा चुकी थी। मुझे हाई क्वालिटी ब्लैक बीस्ट कोर मिल गया। काम खत्म होते ही मैं बिना पीछे देखे उड़ गया। उधर पांडा मेरे 3 कोस खा चुका था, फिर भी पांडा का पांडा ही दिख रहा था। मुझे सच में लगा जैसे मुझसे स्कैम हो गया। ऊपर से ये तब तक ठीक से चलता भी नहीं था जब तक मैं इसे उठा न लूं। मेरे दोस्त भी धीरे धीरे नाम कमाने लगे थे। जायंट स्नेक का कोर पाकर वे बहुत खुश थे, लेकिन अफसोस, अब वे बदसूरत मॉन्स्टर्स बन चुके थे। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया और सीधे एक्वेरियम की तरफ निकल पड़ा। मुझे पता था, जमीन भले नरक हो, लेकिन समंदर असली ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहाँ सर्वाइवल प्रेशर मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि असली प्रेडेटर्स पैदा करेगा। ग्लास के पास की बड़ी मछली रीइंफोर्स्ड एक्वेरियम ग्लास तोड़ने ही वाली थी, लेकिन मुझे उस पर हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी। मैं पहले फ्रीजर रूम की तरफ गया। पेंगुइन्स बिखरे पड़े थे, बुरी तरह मारे गए। अंदर जाकर देखा और कल्प्रिट था एक म्यूटेटेड सी लायन। मैंने तुरंत बीस्ट फॉर्म एक्टिवेट की और उसका सामना किया। रेत की बोरियों जितने बड़े मेरे मुक्के उसके चेहरे पर बरस पड़े, फिर मेरे पंजे उसकी स्किन के भीतर तक धंस गए। हाई वोल्टेज करंट ने उसे उसी वक्त मार डाला। फिर मैंने अपनी टेल घुसाकर उसका खून सोखना शुरू कर दिया। दूसरा वाला भागने लगा तो मैं उसके पीछे उड़ गया। आखिरकार उसे भी पकड़ लिया और उसका बीस्ट को निकाल लिया। लो क्वालिटी वाले मैंने पांडा को इनाम में दे दिए। उसका पेट तेजी से फूला और उसका साइज भी बढ़ा, लेकिन शक्ल में फिर भी कोई बदलाव नहीं आया। गुस्से में आकर मैंने उसे दूर फेंक दिया। सच में, तुझसे अच्छा तो शायद एक टर्टल पालना होता। मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन पांडा पीछे पीछे आया और मेरे पैर से चिपक गया। उधर सोल्जर्स जंगल की जांच कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जायंट बीस्ट सब बुरी तरह मारे गए थे और उनके घाव फायर आर्म्स जैसे नहीं लग रहे थे। जिस स्किन को गन्स तक नहीं भेद पाई, वो भी चिरी हुई थी। क्या ये वही विंग वन हो सकता है जिसका रिपोर्ट में जिक्र था? मान लो उसके पास क्रोकोडाइल जैसी ताकत है, तब भी एवोल्यूशन में टाइम लगता है। ये स्पीड तो डराने वाली है। और वो हर बीस्ट का पेट ही क्यों चीर रहा है? डॉक्टर चेन की रिपोर्ट्स में भी एब्डोमिनल सैंपलिंग पर जोर था। ये शिकार से ज्यादा स्क्रीनिंग जैसा लग रहा था। ये सोचकर सोल्जर्स ने एक म्यूटेंट बुल भी पकड़कर डिसेक्ट किया। उसका पेट खोलते ही वहीं एक गोल्डन बीस्ट कोर मिला।
लगभग इंस्टिंक्ट से कैप्टन ने तुरंत उसे निगल लिया। अगले ही पल उसके शरीर में तेज एनर्जी दौड़ने लगी। तभी कैप्टन को डॉक्टर चेन की चाल समझ आई। उसने न बीस्ट कोर्स का राज बताया था, न कोर्स खुद रखे बिना रहा था। 201-00-18, 39-600-00-18, 44-260। जब उन्होंने म्यूटेंट बुल का पेट खोला तो सच में उसके अंदर गोल्डन बीस्ट कोर मिली। लगभग इंस्टिंक्ट से कैप्टन ने वह कोर तुरंत निगल ली। अगले ही पल उसके शरीर में जबरदस्त एनर्जी दौड़ने लगी। तभी कैप्टन को डॉक्टर चेन की धोखेबाजी समझ आई। उसने न सिर्फ बीस्ट कोर्स का राज छिपाया था, बल्कि इन्हें म्यूटेंट बीस्ट से अकेले लड़वाकर सारे कोर्स जमा भी करवा रहा था। अपोकलिप्स के बाद इंसानी फितरत इतनी टेढ़ी हो जाती है क्या? ये सोचते ही कैप्टन ने तय किया कि पहले एक्वेरियम के बीस्ट कोर्स हथियाए जाएंगे। उसे क्या पता था कि मैं पहले ही एक्वेरियम में कत्लेआम मचा चुका था और मालामाल हो चुका था। आखिर में पांडा को उठाकर मैं रिसर्च रूम पहुंचा और उस क्यूट जेलीफिश को थोड़ी इलेक्ट्रोथेरेपी दे दी। सब लूटकर मैं निकलने ही वाला था कि बाहर सोल्जर्स की आवाज सुनाई दी। नीचे झांका तो दिखा वे अंदर घुसने ही वाले हैं। लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अभी 2 जगह और साफ करनी बाकी थी, एक डॉल्फिन एरिया और दूसरी मेन टैंक की फिश। डॉन से पहले मुझे पूरा एक्वेरियम खाली करना ही था। ध्यान से देखा तो डॉल्फिन्स म्यूटेट होकर ऐसे पागल पपेट्स बन चुके थे जो बस एक दूसरे को मार रहे थे। ठीक है, शांति से मरो फिर। मैंने तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट की और पानी में छलांग लगा दी। एक कान फाड़ देने वाले धमाके के बाद नजारा काफी ब्रूटल था। कुछ ही देर में मैंने सारी डॉल्फिन्स खत्म कर दी। उनकी नीली बीस्ट कोर्स क्रिस्टल की तरह साफ और खूबसूरत थी, देखते ही लालच आ जाए ऐसी। जब मैंने उन्हें एब्जॉर्ब किया, मेरी परसेप्शन एबिलिटी तेजी से बढ़ने लगी। मुझे लगा जैसे मैं किसी खामोश समंदर में खड़ा हूँ। उस बेवकूफ पांडा की फटी आंखों के सामने मेरे शरीर में बड़ा बदलाव होने लगा। मेरी तेज सेंसेस ने मुझे डोर से आते सोल्जर्स के कदमों की आवाज तक सुना दी। लेकिन मैं रुका नहीं। मैं तुरंत मेन टैंक की तरफ निकल गया। मिलिट्री के डॉग्स की सूंघने की ताकत तेज थी। जल्दी ही वे मुझे ढूंढ लेते। अब स्पीड बढ़ानी थी। जैसा मैंने सोचा था, मिलिट्री ने बहुत जल्द मेरा रास्ता रोक लिया। मजबूरी में मैं पांडा को साथ लिए धीरे धीरे सामने आया। प्लीज गोली मत चलाना भाइयों, मैं अच्छे वालों में से हूँ। कैप्टन शक की नजर से देखने लगा। क्या म्यूटेंट बीस्ट्स को चीरने वाला तू ही है? मैंने तुरंत कहा, मैं नहीं। ये पांडा कर रहा था। मजाक समझ रखा है? तेरा कंपोजर ही तेरा भेद खोल रहा है। सच बता, क्या तुझे पता है कि एनिमल्स के अंदर जो कोर्स होती है वे लोगों को म्यूटेट करके स्ट्रॉन्गर बना सकती हैं? इसीलिए तू खास तौर पर उनके पेट चीर रहा था। मैं हल्का मुस्कुराया और बैकपैक खोल दिया। क्या ये कोर्स खाई भी जा सकती हैं? तो मैंने तो 100-200 जमा कर ली। फिर तो मैं प्रैक्टिकली इनविंसिबल हुआ ना? मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरे ऊपर गोलियां बरसने लगी, लेकिन वे मेरी स्किन को छू तक नहीं पाई। मेरी तरफ उड़ता वाया नेट भी मैंने आसानी से फाड़ दिया। मैंने एक बुलेट उठाई और उन्हीं पर फेंक मारी। उसकी रफ्तार बंदूक से छोटी गोली से कम नहीं थी। बुलहेडेड कैप्टन वहीं ढेर हो गया। फिर कुछ पंचेस और किक्स में मैंने बाकी सोल्जर्स को भी गिरा दिया। अब बताओ, तुम लोगों ने वो हजारों बीस्ट कोर्स कहाँ छिपाई है? पिगफेस अपने साथियों का हाल देखकर डर के मारे सुन्न हो गया। जब उसे पता चला कि कैप्टन ने सारे कोर्स खुद दबा रखे थे, तो वो नकली गुस्से में भर उठा। उसने कहा कि वो हेलीकॉप्टर उड़ाकर मुझे वहां ले जा सकता है। तभी मेरे दिमाग में नया प्लान आया। मैंने पिगफेस से अपने मरे साथियों के पेट कटवाए। जब उसने देखा कि उनके अंदर भी बीस्ट कोर्स है, तो उसके होश उड़ गए। फिर डर ने उसे जकड़ लिया। हे भगवान, ये दुनिया तो सीधा नरक है। बाकी बचे वक्त में मैंने मेन टैंक में पूरा कत्लेआम मचा दिया। वो मैसिव ग्रेट व्हाइट शार्क भी मेरे सामने कुछ न कर पाई। सोल्जर्स के हथियार हाथ लगने के बाद लड़ाई और भी आसान हो गई। बचे हुए 2 सोल्जर्स बोले कि वे सरेंडर करते हैं, लेकिन जैसा मैंने सोचा था, वे असल में रीइंफोर्समेंट्स लेने गए थे। उन्हें क्या पता, ये भी मेरे प्लान का हिस्सा था। चारा डाल दिया गया था। अब बस बड़ी मछली का इंतजार था।
अब हमें बस ताकत बढ़ानी थी और वेट करना था। 100 से ज्यादा बीस्ट कोर्स निगलने के बाद मेरी कंप्लीट फॉर्म एक डरावने डीमन किंग जैसी हो चुकी थी। लेकिन मैं जरा भी ढीला नहीं पड़ा। मैं मेन टैंक को पूरी तरह खाली करने की तैयारी कर रहा था। म्यूटेटेड जायंट शार्क सीधे मेरी ओर झपटी। अब मेरे पंच का हाल ये था कि उसकी स्किन चाहे जितनी मोटी हो, आर पार हो जाती थी। फिर शुरू होता था खून से अपनी एनर्जी भरने का मजा। कुछ ही देर में मैंने पूरा मेन टैंक साफ कर दिया। अब मेरे पास बीस्ट कोर्स का पहाड़ था। कमबख्त, मेहनत तो सिर्फ मैं कर रहा हूँ और ये पांडा कुछ नहीं करता। अब तक तो कोई स्वर भी काटने लायक मोटा हो जाता। अगर आज भी तूने कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई तो तुझे पका दूंगा। फिर मैं उसे शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर उठा लाया। यहीं रहना, इधर उधर भटका तो डिनर तू ही बनेगा। ये कहकर मैं मिलिट्री बेस के सोल्जर्स की तरफ बढ़ गया। मुझे ट्रांसफॉर्म्ड इंसान के रूप में देखकर बुलहेडेड सोल्जर ने तुरंत अलार्म बजा दिया और मुझे घेर लिया, लेकिन उनके कैप्टन ने उन्हें रोक दिया। दोस्त, गलतफहमी हो गई। ऐसे वक्त में तुम्हारे जैसे उड़ने वाले अपने आदमी की कीमत सोने से भी ज्यादा है। हमारे पास बुलेट्स है, एरिया है, बस तुम्हारे जैसे टैलेंट की कमी है। फिर डॉग-हेडेड कैप्टन मेरे पास आकर चिपका और बोला, नाम क्या है यंग मैन? उसके इस अजीब बिहेवियर ने कुछ सोल्जर्स को अलर्ट कर दिया। उन्होंने ये भी देखा कि वापस लाई गई सारी जानवरों की लाशें पेट से चिरी हुई थी। इसमें जरूर कोई गंदा राज छिपा है। डॉग-हेडेड आदमी मुझे रिसर्च फैसिलिटी ले गया, कहते हुए कि वायरस चेक करना है। डॉक्टर चेन ने मुझे देखते ही चमकती आंखों से कहा, कमाल का मटेरियल है। मेरा मतलब, कमाल का नौजवान। तुमने ये विंग्स कैसे अवेकन की? ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या म्यूटेंट एनिमल फ्लैश भी खाई थी? रिसर्च में पाया गया है कि रॉ फ्लैश खाने से भी थोड़ी ताकत बढ़ती है। वो मुझे कोई अनजाना वैक्सीन इंजेक्ट करने ही वाला था, लेकिन डॉक्टर चेन को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मेरी स्किन इतनी सख्त थी कि सुई तक अंदर नहीं जा रही थी। उसके शौक का फायदा उठाकर मैं हल्का मुस्कुराया। प्रोफेसर, ऐसे काम में झिझक नहीं करते। लाइफ स्टॉक समझकर करना पड़ता है। मैंने उसे दबोचकर गिराया और वही वैक्सीन उसके शरीर में ठूंस दी। डॉक्टर चेन चीख पड़ा। उस मौका देखते ही मर्सनरी कैप्टन ने मेरी पीठ पर बिना झिझक गोली चला दी। लेकिन मेरी मौजूदा बॉडी स्ट्रेंथ के सामने साधारण बुलेट्स कुछ भी नहीं थी। कैप्टन सन्न रह गया। यकीन न करके वह मुझ पर लगातार गोली चलाता रहा। मैं बिना हिले खड़ा रहा। चाहे जितनी गोलियां चली, मेरी स्किन नहीं टूटी। उल्टा रिकोचेट होकर कुछ गोलियां पास खड़े प्रोफेसर को जा लगी। मैंने एक पंच मारा और फिर मेरी टांगों में ताकत फट पड़ी। एक ही वार में मर्सनरी कैप्टन उड़ गया। प्रोफेसर के 2 असिस्टेंट्स ने मेरे विंग्स पकड़कर मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने पंख एक बार फड़फड़ाए और दोनों उड़ गए। शुरू में मैं बस अंदाजा लगा रहा था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया था। ये लोग इंसान रह ही नहीं गए थे। अब समझ आया कि पिछली जिंदगी में ये सबसे पहले ताकतवर क्यों बने थे। ट्रांसफॉर्मेशन वाले दिन ही इन्हें बीस्ट कोर्स का राज मिल गया था। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी जान लिया था कि इंसानों के अंदर भी कोस होती हैं। जहर खाकर तड़पता डॉक्टर चेन पूरी तरह घबरा गया। वो पास पड़ी बीस्ट को निगलकर पॉइजन काटना चाहता था, लेकिन मैं उसे ये मौका नहीं देने वाला था। मैंने कोर झपट ली। तुझे लगता है तू इसे निगल लेगा? मर्सनरी कैप्टन भी कांपने लगा। प्लीज, बात करते हैं। सारे कोर्स तुम्हारे हैं। उसका ये बकवास सुनने का भी मन नहीं था। मैंने उसे मुक्का जड़ दिया। कैप्टन घुटनों पर आकर भीख मांगने लगा। उसने सेफ खोला और बीस्ट कोर्स का ढेर मेरे सामने रख दिया। मैं उसे अंडरग्राउंड वॉल्स तक ले गया। तुम्हारे घर में इससे कहीं ज्यादा कोर्स छिपी हैं, मुझे पता है। चालाकी मत करना, वरना मैं तुम्हारे सोल्जर्स को बता दूंगा कि तुम और डॉक्टर चेन ने कितनी गंदी हरकतें की हैं। तब ये सारी बंदूकें तुम्हारी तरफ मुड़ जाएंगी। मर्सनरीज घबराहट में पसीना पसीना थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही मर्सनरी कैप्टन का शरीर फिसलन भरा होने लगा। वो झुककर ईल की तरह जमीन पर सरकता हुआ दूर जाने लगा और सोल्जर्स पर चिल्लाया कि मुझे मार डालो। सोल्जर्स ने मुझ पर फिर से गोली चला दी, लेकिन धुआं छंटने के बाद मैं पूरी तरह सुरक्षित खड़ा था। ये देखकर कैप्टन की रूह कांप गई और वो बेतहाशा रेंगता हुआ भागने लगा। बुलेट्स अब भी मेरे विंग्स पर टकराकर चिंगारियां निकाल रही थी, लेकिन मैं उसे भागने देने वाला नहीं था। मैंने हवा में उड़ती एक बुलेट पकड़ ली और उंगली के झटके से
उसकी काफ में दे मारी। फिर भी डॉग हेडेड कैप्टन चिल्लाता रहा, गोली चलाते रहो। अब मेरा वक्त बर्बाद करने का मन नहीं था। मैं हवा में उछला और भागते हुए मर्सनरी कैप्टन को दबोच लिया। फिर मैंने सोल्जर्स को एक एक करके बताया कि उसने और डॉक्टर चेन ने कैसी गंदी हरकतें की थी। कुछ सोल्जर्स को पहले से शक था। अब वे गुस्से से भर उठे। तभी कहीं से स्नाइपर राइफल ने मुझे निशाना बनाया। इतना सब देखने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि गोलियां मुझ पर बेअसर हैं। मैंने पंख फड़फड़ाए और तोप के गोले की तरह उड़ चला। पल भर में स्नाइपर तक पहुंचा और उसका सिर उड़ा दिया। और कोई कोशिश करना चाहता है? ये सुनते ही किसी की हिम्मत नहीं हुई आवाज निकालने की। लेकिन मैं जानता था, ये सोल्जर्स खुद नहीं, मर्सनरी कैप्टन और प्रोफेसर के झांसे में आए थे। सबसे घिनौनी बात यह थी कि प्रोफेसर ने जानबूझकर कहा था कि बीस्ट कोर्स जहरीली है और उन्हें सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग की जरूरत है। सब कुछ समझ आने के बाद आखिर सबको होश आया और पछतावा भी। सिर्फ मर्सनरी कैप्टन का चेहरा राख की तरह पड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब उसका खेल खत्म है। बाद में मैं अंडरग्राउंड वॉल्ट से सारे बीस्ट कोर्स ले आया। फिर मैंने कैप्टन की लाश पर एक हैंडफुल कोर्स फेंक दी। अगले जन्म में अपने भाइयों के साथ थोड़ा बांटकर खाना, समझा? मैंने पूछा, क्या किसी को उस कुत्ते के अड्डे का पता है जो ट्रेजर तक पहुंचाएगा? ये 14 कोर्स उसी की। मैं वॉलंटियर बने पिगफेस को साथ लेकर उस माउंटेन विला तक पहुंचा जिसका उसने जिक्र किया था। अंदर घुसते ही मैंने हर तरफ लाशें देखी। न बाइट मार्क्स, न क्लॉज के निशान। ये काम किसी इंसान का था। बाथरूम में मैंने एक एपमैन को एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते देखा। मैंने पिगफेस से पूछा, क्या ये मर्सनरी कैप्टन का बेटा है? एप ने मुझे देखा और हंसा। अरे वाह, विंग्ड फ्रीक, क्या सीन है? हीरो बनकर डैमजल बचाने आया है? पीछे खड़ी लड़की रोते हुए बोली, मुझे बचाओ। पिगफेस ने उसकी आवाज से उसे पहचान लिया। वो डॉग हेडेड कैप्टन का बेटा ही था। एप ने भी पिगफेस को अपने बाप का चमचा पहचान लिया। एक काम कर, इसका नंबर आने के बाद तू भी फीस्ट में शामिल हो जाना। फिर वो अकड़कर बोला, देखा मेरा एवोल्यूशन कितना जबरदस्त हुआ है, तुम लोग पहचान भी नहीं पाए। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, तूने अपने बाप की छिपाई हुई कितनी कोस खा ली? एप ने बेपरवाही से कहा, बस 27। अगर वो सैकड़ों सारी खा जाता तो सच में इनविंसिबल हो जाता। मैं हल्का मुस्कुराया। अब तुझे वो मौका नहीं मिलेगा। एपमैन को बस कुछ हवासा कट्टा महसूस हुआ। दर्द देर से आया और वो चीख उठा। पक्का कर लेने के बाद कि अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची, मैंने नाइफ जमीन पर फेंक दी। ये नाइफ अब तुम्हारी है, अब तुम जो चाहो करो। अगले ही पल खून उछला और एपमैन की लाइफ खत्म हो गई। फिर मैंने भीतर वाला दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। डॉग हेडेड कैप्टन के रिश्तेदार गरजे, कौन जंगली कुत्ता हमारे दरवाजे पर लात मार रहा है? तुझे पता भी है ये किसका टेरिटोरी है? गंदे गंवार। बिना एक शब्द बोले उन्होंने मुझ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन बुलेट्स मुझ पर ऐसे टकराईं जैसे स्टील प्लेट से टकराई हूं। सबके होश उड़ गए। बाप जैसा, बेटा वैसा। इन्हें मारने में अब जरा सा भी गिल्ट नहीं रहा। कुछ ही देर में मैंने सबको गिरा दिया। अब ये सब तुम्हारे हैं। मैं बाहर से अंदर आती उस लड़की को देख रहा था। उसकी आंखें आंसुओं और नफरत से जल रही थी। आखिरकार मैं उनके वेयरहाउस तक पहुंच गया। अंदर अनगिनत बीस्ट कोस भरी पड़ी थी। अब समझ आया कि पिछली जिंदगी में हथियार वालों के पास ही ताकत क्यों थी। ये ऑपरेशन सच में जैकपॉट था। मैंने लड़की से कहा, इन लोगों के शरीर में भी बीस्ट कोस है। निकालो, निगलो। जिंदा रहने का यही एक चांस है। उसने बिना झिझक कोर्स निगल ली। आज से मेरी आंखों के सामने सिर्फ स्ट्रॉन्गर होना और स्लॉटर है। पिगफेस ये सब देखकर कांप उठा। इस इंसानखोर दुनिया ने लोगों को इंसान से कुछ और ही बना दिया था। ये काम खत्म करके मैं पांडा को ढूंढने वापस भागा, लेकिन रूफटॉप पर लौटकर देखा, पांडा गायब था। दीवार पर गहरे क्लॉ मार्क्स देखकर मेरे मन में बुरा अंदेशा उठने लगा। बच्चों को पालना सच में सिरदर्द है। मैं उजड़े शहर में पांडा को ढूंढते हुए उड़ने लगा और बार बार उसका नाम पुकारता रहा। स्क्रैप्स। खंडहरों में छिपे शरणार्थियों को लगा मैं पागल हो गया हूँ। शोर से एक ताकतवर म्यूटेंट डॉग खिंच आया। उसने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने बचने की कोशिश तक नहीं की।
बस एक इलेक्ट्रिक करंट और वो वहीं पककर ढेर हो गया। स्क्रैप्स। मैं उस पांडा को पुकारता रहा जिसने अनगिनत कोस खा ली थी। तभी अंधेरी गुफा में अनगिनत हरी चमकती आंखें उभरी। मेरी तेज परसेप्शन ने महसूस किया कि कोई मुझे छिपकर देख रहा है। एक इलेक्ट्रिक करंट ने पास के फ्रॉगमैन को गिरा दिया, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करके पांडा को ही पुकारता रहा। स्क्रैप्स, लौट आओ। तभी एक जाइंट बेयर मेरी तरफ टूट पड़ा।